नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित आल एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का प्रश्न पत्र करने वाले हैं, यानी कि एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2021 में हुए थे। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना देरी की। और इस वीडियो में हम आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी में पार्ट बी के नाम से दिए जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों 25% होंगे, लेकिन आपके इस बार जो परीक्षा होगी वहाँ पर 20% होंगे, क्योंकि आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। तो चलिए बिना बकवास के अपना प्रश्न पत्र स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन इस वीडियो में जो दिया गया है वो है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न क्या है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो यहाँ पर प्रश्न मैं करा रहा हूँ, और यह रियल पेपर है। दोस्तों, ऐसा मान के मत चलिएगा कि फेक पेपर करा रहे हैं, ये रियल पेपर है। और दोस्तों, आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन आईडी, स्टेटस और जिस बंदे का ये पेपर है उसने क्या ऑप्शन चूज किया था, तो आप सब कुछ देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न क्या है। तो यूरेनियम के समस्थानिक, या कार्बन के समस्थानिक, या हाइड्रोजन के समस्थानिक, या टाइटेनियम के समस्थानिक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको आंसर लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर छुपा नहीं सकते। अगर छुपा भी देंगे फिर भी आपको जो है आंसर दिख जाएगा, क्योंकि ये ग्रीन से है और बाकी जो है रेड से, इसलिए यहाँ पर छुपा नहीं सकते। वैसे छुप जाता तो आपकी और अधिक भी प्रैक्टिस हो जाती, क्योंकि बिना देखे आप आंसर देते तो और प्रैक्टिस बढ़ती। फिर भी कोई बात नहीं दोस्तों, आप जो है आंख मीच कर सुनते जाइएगा और देखते भी जाइएगा। तो चलिए, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न क्या है। तो ये देखिए समस्थानिक है। यहाँ से आपको पता लग ही रहा होगा कि चारों ऑप्शन में समस्थानिक दिया हुआ है। तो ये ड्यूटेरियम और ट्रिटियम समस्थानिक है, और किसके हैं? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक तो ड्यूटेरियम हो गया, एक ट्रिटियम हो गया, और एक प्रोट्रेटियम हो गया। दोस्तों, ये 3 समस्थानिक होते हैं, और हाइड्रोजन का उपयोग जल में भी होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, और जल का सूत्र होता है H2O। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जल का सूत्र क्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारी जल क्या होता है। तो भारी जल होता है D2O। क्या होता है? D2O। और टाइटेनियम को हम कहते हैं रणनीतिक धातु। टाइटेनियम को क्या कहते हैं? रणनीतिक धातु। याद रखिएगा दोस्तों, कार्बन के समस्थानिक की अगर बात की जाए तो कार्बन के समस्थानिक होते हैं 2-3। जैसे कि एक हो गया हीरा। हीरा आता है नंबर 1 पर। हीरा कार्बन का ही समस्थानिक है। दूसरा इसका समस्थानिक है ग्रेफाइट, जो पेंसिलों में उपयोग होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट, जो पेंसिलों में उपयोग होता है उसे ही हम ग्रेफाइट कहते हैं। ये कार्बन का समस्थानिक है। ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बस इन्हें जो है अपने दिमाग में छपा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही बिल्कुल पेपर सेम टू सेम आएगा, और इसी प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आप मजाक समझ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न सेम टू सेम आने वाले हैं। और इनमें के समस्थानिक एक तो हो गया 2U, देखिए एक हो गया U235, ये यूरेनियम के समस्थानिक बता रहा हूँ दोस्तों। और दूसरा हो गया U238। क्या हो गया? U238। ये दोनों यूरेनियम के समस्थानिक हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है। तो देखिए, कैलोट्रोपिस जो है, और पार्थेनियम, और नेरियस ओलियंडर। देखिए, ये अजीब अजीब से आपको प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। ऐसे ही देखिए, कुछ प्रश्न मतलब कम से कम 10 से 12 प्रश्न तो सरल आएंगे, बाकी 10 से 12 प्रश्न जो होंगे वो कठिन आएंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर जो 20 प्रश्न दिए गए हैं, तो 10 सरल मानिए और 10 कठिन मानिए। 10 प्रश्न कम से कम 5 प्रश्न तो ऐसे ही आएंगे दोस्तों, जो कि आपके कभी आपने देखे और सुने भी नहीं होंगे। जैसे कि ये प्रश्न आ गया है कि निम्न में कौन सा जहरीला पौधा नहीं है। अब शायद है आपने किसी ने नाम सुना हो, वैसे ये नाम मेरे भी सुने हुए नहीं है। देखिए, कैलोट्रोपिस और पार्थेनियम और नेरियस ओलियंडर, ये जहरीले पौधे नहीं हैं। केवल यहाँ पर जो पौधा दिया गया है दोस्तों, वो ड्रेसिना। ये ड्रेसिना जो पौधा है ये जहरीला पौधा नहीं है। बाकी ये जो पौधे तीनों दिए गए हैं ये जहरीले पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। किसके नामकरण पर किया गया है। तो सही आंसर इसका जो है स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है या उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप जब लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही वीडियो हेल्पफुल आपके लिए लाने के लिए। और दोस्तों, अगर आप कहोगे ना तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी सभी की वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन बस लाइक चाहिए मुझे। आप शेयर फेयर कुछ मत कीजिए, केवल सब्सक्राइब और लाइक चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या है? स्वामी विवेकानंद। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली के अंदर। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा।
ये दोस्तों कितनी अजीब बात है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? देखिए जो प्रधानमंत्री कब बने थे हमारे यहाँ भारत के, तो 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। ठीक है। और 2016 के अंदर ही इन्होंने नोटबंदी करा दी। यानी कि केवल 2 ईयर ही प्रधानमंत्री बने हुए थे और 2 साल के अंदर ही इन्होंने नोटबंदी करा दी। ऐसा क्या पहले से डिमांड सोच रहे थे यार? देखिए 2014 में चुनाव हुआ और 2015 में काला धन बहुत हो गया था। देखिए दोस्तों नोटबंदी जब ही की जाती जब काला धन बहुत हो जाता। देखिए हम और तुम बहुत गरीब लोग हो, क्योंकि हम अगर और तुम गरीब नहीं होते तो यहाँ पर प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते, कुछ और कर रहे होते, बिजनेसमैन होते। देखिए प्रिपरेशन वही कर रहा है जो बहुत ही गरीब बच्चा है ना। अब देखिए नोटबंदी क्यों की जाती है? नोटबंदी इसलिए की जाती है जैसे कि बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उनके पास बहुत काला धन हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है रद्दी के समान। जैसे घर के कॉपी पेन यूज करते हैं और जब पेन मतलब स्याही खत्म हो जाती और कॉपी भर जाती तो वो रद्दी के समान हो जाती, यानी 20 रुपए की जो कॉपी लेके आए उसका मूल 5 रुपए ही रद्दी में जाता है। इसी प्रकार इनके पास जो पैसा होता है अनाप शनाप, जैसे कि 50 लाख पैसा है तो ये केवल 20 लाख में ही बेच देते। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ये बैंक में डाल नहीं सकते, क्योंकि इनके पास डाटा मांगा जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया, तो इनके पास डाटा तो होता नहीं, क्योंकि चोरी का धन होता है सबरा, है ना। तो डाटा तो इनके पास होता नहीं, इसलिए जो है बड़े बड़े अमीर लोग जो होते हैं वो बैंकों में पैसा बेचते हैं। यानी कि 50 लाख है उसका 20 लाख ले लिया, 30 लाख ले लिया और 50 लाख पैसे उन्हें दे दिए क्योंकि उनके पास बाहर से डाटा आ गया कि हमारे यहाँ जो है पैसा बैंक ने मुझे दिया है। तो इस प्रकार से जो है काला धन जब बहुत अधिक हो जाता है और महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि गरीब जो लोग हैं, अब मान के चलिए आप आलू लेने जा रहे हैं वो 20 रुपए किलो मिल रहा है, लेकिन जो अमीर व्यक्ति होगा वो उसे 100 रुपए 150 रुपए किलो ले लेगा और इसके जो है मतलब कीमत ऊपर बढ़ती जाती। इसी प्रकार पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत जो बढ़ी थी इसी प्रकार बढ़ी थी, मतलब महंगाई धीरे धीरे इसी प्रकार बढ़ती जा रही है। इसलिए लेवल वाई करने के लिए जो है यहाँ पर नोटबंदी लगाई जाती है। चलिए हमारा इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल प्रश्न पढ़ने हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की? यहाँ पर डैश है, भरना है आपको कि किस वंश की स्थापना की थी। तो सही आंसर इसका है कण वंश की स्थापना की थी दोस्तों। और कण वंश के बाद देखिए कण वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। याद रखिएगा कण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। और देखिए कण वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो देखिए कण वंश के जो अंतिम शासक थे वो शायद सिमुक थे। नहीं सिमुक नहीं, कोई और था दोस्तों। लेकिन इसके जो बाद जो वंश आया था वो सातवाहन वंश आया था। कौन सा वंश आया था? सातवाहन वंश। कण वंश के बाद ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि अंतिम शासक वासुदेव ने जो कण वंश की स्थापना की थी उसके बाद कौन सा वंश आया था? तो याद रखिएगा सातवाहन वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1968 1968 में भारत सरकार द्वारा साहित्य अकेडमी अद्योतोवृत्ति यानी कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन ने 1968 में फर्स्ट बार यानी कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का जो है खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और देखिए यहाँ पर जिस बच्चे ने मतलब ये प्रश्न किया है अटेम्प्ट नहीं किया, देखिए कोई भी चूज ऑप्शन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जीएस के काफ़ी मतलब कठिन कठिन प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। मैथ और रीजनिंग हिंदी के तो ठीक प्रकार से, हिंदी तो बहुत ही ईजी आती है, हालांकि पूरा पेपर ही ईजी आता है, केवल जीके में जो है 10-5 प्रश्न बहुत कठिन पूछे जाते हैं अच्छे खासे। तो इसलिए जो है आपकी प्रैक्टिस जीके की बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है उसने अटेम्प्ट नहीं किया है, आपको यहाँ पर अटेम्प्ट भी दिखाई देगा अटेम्प्ट किया या नहीं किया है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, हसदेव और जोक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो हसदेव और जोग जो नदियां हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों हरियाणा और अरुणाचल और गोवा जो है, आप भूल कर भी ये आंसर कभी मत लगाइए हसदेव और जोग नदियां अगर पूछ दे, क्योंकि हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश और गोवा के पास से भी ये नदियां जो है नहीं गुजरती हैं। क्योंकि शायद अगर आप किताबों में भी देखेंगे दोस्तों तो जो ये नदियां दिखाई दे रही हैं आपको हसदेव और जोग नदियां, इनका उल्लेख किताबों में भी बहुत कम ही किया गया है, क्योंकि ये सहायक नदियां हैं दोस्तों। और ये हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश और गोवा में जो है पास में भी नहीं गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहे ही नूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था? तो देखिए दोस्तों ये जिस बंदे का पेपर है उसने मतलब चूज भी किया ऑप्शन, लेकिन ये बिरोंग हो गया। देखिए ऑप्शन यहाँ पर जो चूज किया है वो तीसरा, लेकिन अब जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट वाला यानी कि नादिर शाह।
तो मयूर सिंहासन और जो है कोहिनूर हीरा जो छीना गया था वो नादिर शाह द्वारा छीना गया था। देखिए कोहिनूर हीरा जो था वो भारत का था और भारत से रानी एलिजाबेथ के लिए भेजा गया था, जो ब्रिटिश की महारानी के लिए भेजा गया था। लेकिन कोहिनूर हीरा जो है चोरी हो गया था दोस्तों, और हो सकता है नादिर शाह ने ही चोरी किया हो, क्योंकि इसका राज अभी तक खुला ही नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस राज्य सरकार ने नवंबर 2020 में, देखिए दोस्तों ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है और योजना से पूछा गया। देखिए दोस्तों आपने अभी तक अगर योजनाएं नहीं पढ़ी हैं तो योजनाओं को पढ़ डालिएगा, और दोस्तों और अगर पढ़ ली हैं तो उनकी प्रैक्टिस भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न योजना से जरूर जरूर आने वाला है दोस्तों। और देखिए दोस्तों आपको योजना जो कवर करनी है वो 2021 और 2022 वाली कवर करनी है दोस्तों, क्योंकि 2022 वाली जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर रखती हैं यहाँ से दोस्तों। 2021 की नहीं पूछी जाएगी, फिलहाल 2021 और 22 की कवर कर लेना। 2020 की यहाँ पर नहीं पूछी जाएंगी। जो 2021 में पेपर हुआ था ना, वो उसमें 2020 की पूछी गई थी कि किस राज्य सरकार ने नवंबर 2020 में छोटे व्यापारियों और कारीगरों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए जगन्नाथोड़ू योजना शुरू की थी। तो इसका सही आंसर जो जो दोस्तों है वो है आंध्र प्रदेश है। जगन्नाथ योजना जो शुरू की थी वो आंध्र प्रदेश ने शुरू की थी दोस्तों। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है दोस्तों, ये रिलेट कीजिएगा। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और केरल की राजधानी दोस्तों कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे अभी, ठीक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में पिन करते जाइएगा जो भी मैं प्रश्न पूछूंगा दोस्तों, क्योंकि इससे आपकी जो है प्रैक्टिस और भी बूस्ट हो जाएगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये दोस्तों ये करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, ऐसे ही प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं दोस्तों। मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने प्रतियोगिता में हेर फेर को रोकने के उद्देश्य से संचालित अपने बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए यहाँ पर डैश है को एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। तो किसे नामित किया है एम्बेसडर के रूप में, तो पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में, जो कि मतलब बिलीफ सिस्टम का मतलब हेर फेरी यानी गड़बड़ी जो है वो ना हो, इसलिए जो है पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 11वां, अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, ट्रांजैक्शन समझते होगे दोस्तों, मतलब यहाँ पर नाम नहीं ले सकता, कॉपीराइट भी आ सकता है दोस्तों। मतलब जो ना मेल होते और ना ही फीमेल होते उन्हें हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। तो अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अधिकारों का संरक्षण या अधिनियम 2019 की धारा यानी कि भरना है दोस्तों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। तो कितने मतलब कौन सी धारा है दोस्तों, किस धारा द्वारा यहाँ जो है उन्हें जो है अधिकारों का संरक्षण दिया गया है, तो वो धारा नंबर है 16। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। और ट्रांसजेंडर आप दोस्तों समझ ही गए, ना जो फीमेल होते हैं और ना ही मेल होते हैं। इसे सर्च कर लीजिएगा, मतलब गूगल पर जो मेल और फीमेल नहीं होते उसे क्या कहते हैं, तो समझ जाओगे आप दोस्तों ठीक प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि महाननौवी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है, चोल से या विजयनगर से या चौहान वंश से या पांड्य वंश से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है महाननौवी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व विजयनगर से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि अपनी वीडियो को कम समय में ख़त्म करना है। चिलक्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है। देखिए चिलक्का झील जो है वास्तव में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह किस राज्य में स्थित है, तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में स्थित है। आप बताइए कि सामर झील दोस्तों कहाँ स्थित है, सामर झील और पिछौला झील कहाँ स्थित है, इन दोनों नामों के किस राज्य में मतलब स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात यानी कि 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक हैं। बात को समझ रहे हो दोस्तों कि मतलब महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में काफ़ी अधिक है। जैसे कि अगर 10 पुरुष हैं तो 12 औरतें हैं, समझ रहे हो दोस्तों। जैसे कि 1000 पुरुष हैं तो 1200 1300 या 1400 या 1500 महिलाएं हैं, यानी कि महिलाएं अधिक हैं और पुरुष कम हैं।
तो किस राज्य में ऐसा है? तो ऐसा है केरल राज्य में। केरल राज्य में जो है दोस्तों पुरुषों की तुलना महिलाएं बहुत अधिक हैं। इसे ही हम कहते हैं लिंगा अनुपात। क्या कहते हैं दोस्तों? लिंगा अनुपात। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लिंगा अनुपात बताइए, तो इसे कहते हैं हम लिंगा अनुपात। और बेरोजगारी मतलब सबसे अधिक, मतलब तीसरे नंबर पर देखिए किस मतलब तीसरे नंबर पर अभी कौन आ रहा है? देखिए नंबर 1 पर तो राजस्थान आ रहा है, और बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि तीसरे नंबर पर जो है बेरोजगारी पर कौन आ रहा है, कमेंट बॉक्स में। और देखिए दोस्तों जो सबसे अच्छा और जल्दी आंसर देगा उसका कमेंट बॉक्स पिन हो जाएगा। मतलब जो भी वीडियो ओपन करेगा, अगर कमेंट करने की कोशिश करेगा, उसका कमेंट सबसे पहले ही दिखाई देगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1845-46 ईस्वी में 1845-46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो 1845-46 ईस्वी की अवधि के दौरान प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो लड़ा गया था दोस्तों, वो 1780 और 82 के बीच लड़ा गया था, 1782 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त देखते हैं दोस्तों। और ये भी बताइएगा दोस्तों कि कलिंग युद्ध हुआ था, जो सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था, वो किस सन में किया गया था? यानी कि ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों दंड संहिता से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, इंडियन पेनल कोड है दोस्तों, उससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि दोस्तों आईएएस, यूपीपीसी जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते, तो एसएससी जीडी की भी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं इस प्रकार के प्रश्न जो है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को कवर जरूर कर लीजिएगा। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के, मतलब यहाँ पर डैश है, से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो दहेज हत्या से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी जो है दहेज हत्या से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है? क्या होता है? साइट्रस कैंकर यानी कि कैंसर होता है। तो जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा कैंसर ये दोस्तों होता है। देखिए कैंसर कई प्रकार के होते हैं। एक तो पराबैंगनी किरणों द्वारा कैंसर होता है, जो सूर्य के प्रकाश की किरणें निकलती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे भी कैंसर फैलता है दोस्तों। और दूसरा कैंसर फैलता है कोशिकाओं के द्वारा। कुछ कोशिकाएं जो है एक जगह ही इकट्ठी हो जाती, गुच्छा बन जाते, तो उससे भी जो है कैंसर फैलता है। और देखिए ये क्वेश्चन जिसने भी लगाया है बिल्कुल राइट लगाया है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 और यहाँ पर भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीईए ने रबी मार्केटिंग अवधि 2022-23 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। अब 2022-23 के लिए समझ रहे हो दोस्तों कि यहाँ पर जो प्रश्न मतलब 2021 में पूछा गया था, 2021 में, और जबकि यहाँ पर जो करंट अफेयर्स पूछी जानी चाहिए थी 2020 की, लेकिन यहाँ पर करंट अफेयर जो पूछी 2022-23 की, 2021 वाले प्रश्न पत्र है ना जी प्रश्न। देखिए तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीईए ने रबी मार्केटिंग अवधि 2022-23 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो प्रति क्विंटल मतलब निर्धारित किया है वो 2015, यानी कि जो सरकारी खरीद होगी गेहूं की 2022 के बाद यानी कि 23 के अंदर, वो मतलब 20 रुपये और 15 पैसा प्रति किलो होगी। समझ गए दोस्तों? तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस बार भी रिपीट होने के चांसेस से बढ़ जाते हैं, क्योंकि 2022-23 में ही परीक्षा होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो देखिए न्याय भी सम्मिलित है, बंधुता भी सम्मिलित है और संप्रभु भी सम्मिलित है, लेकिन एक शब्द आता है जो है पूंजीवादी। पूंजीवादी शब्द जो है भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है और ना ही सम्मिलित है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैं बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें एक और है जो कि बजट, नाम शायद सुना होगा आपने, हर प्रत्येक वर्ष बजट आता है, बजट भी जो है संविधान में उल्लिखित नहीं है। तो ये दो प्रश्न संविधान से ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द जो है संविधान में उल्लिखित नहीं है। तो एक तो बजट याद रखिएगा, एक पूंजीवादी भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये देखिए हमारी प्रस्तावना में शब्द दिए गए हैं, न्याय, बंधुता, संप्रभु, ठीक है, और अखंडता, बंधुता, ये सारे जो है हमारी प्रस्तावना में दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2020 में
कक्षा ऑर्बिटल में लॉन्च किए गए स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान को इसके चालक दल ने नाम दिया है। डैश यहाँ पर भरना है। तो इसके चालक दल ने नाम दिया है रिसिलियंस लिखा हुआ है, रिलायंस नहीं, सॉरी दोस्तों, रेसिलियंस नाम दिया गया है उस आर्बिटर का। 2020 की करंट अफेयर्स का प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही पूछे जाएंगे प्रश्न। देखिए दोस्तों, आपकी जो परीक्षा होगी उसमें 20 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 20 प्रश्न हो चुके हैं, लेकिन जो पिछली परीक्षाएं 2021 में हुई थी वहाँ पर 25 प्रश्न थे। तो हम आपको 25 ही प्रश्न पूरे हर वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 21, कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 1200 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने? उन्होंने 2020 में ये उपलब्धि हासिल की है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली ने भारतीय जो कप्तान है और सबसे तेज यानी कि 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में 5वें आयुर्वेद दिवस पर 2 आयुर्वेद संस्थान आरंभ किए गए हैं? तो इसका सही जो आंसर है वो राजस्थान और गुजरात है। अब दोस्तों बताइए, पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहाँ है और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मैं पंजाब और हरियाणा की राजधानी आपको बताता हूँ। तो पंजाब की राजधानी कहाँ है दोस्तों और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अब आपको ये मैंने बता दिया है, लेकिन आपको अब आंध्र प्रदेश की राजधानी बतानी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1965 में प्रदान किए गए थे ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो खिलजी राजवंश द्वारा अलाई दरवाजा बनवाया गया था, याद रखिएगा। और बताइए दोस्तों कि आगरा नंबर 1 आगरा का ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था और आगरा का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो दोस्तों आपको अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि अब लास्ट प्रश्न बचा है और यहीं पर हमारी वीडियो हो जाएगी एंड। देखते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन, युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो जो युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की जो चांग जनजाति है वो चांगलो जो है नृत्य करती है। और चिराओ भी और नोक्रेम और भोरताल, ये जो चारों दिए गए नृत्य ये नागालैंड के ही नृत्य हैं। चिराओ भी नागालैंड का है, नोक्रेम भी नागालैंड का है और भोरताल भी नागालैंड का है, लेकिन जो चांगलो है वो युद्ध क्षेत्र में नृत्य किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। दोस्तों मैंने आपको 25 के 25 मतलब प्रश्न करा दिए हैं और वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।